तो ये आपके सिविक्स का सेकंड चैप्टर है जिसका नाम क्या है, फेडरलिज्म, है ना। फेडरलिज्म क्या होता है, किसी को कुछ पता है फेडरलिज्म के बारे में? हम सबसे पहले ये नाम जो है इसको ही डिस्कस कर लेते कि फेडरलिज्म है क्या। देखो फेडरलिज्म का सिंपल सा मीनिंग है, हमारे यहाँ की गवर्नमेंट क्या है, फेडरल है ना। फेडरल है कि नहीं है? अब बोलोगे मैम हमको फेडरलिज्म का मीनिंग ही नहीं पता तो हमको फेडरल का भी कैसे पता होगा, राइट। हाँ जी बोलो, बिल्कुल बोलो, सही बोल रहे हो। नहीं, फेडरल गवर्नमेंट का मतलब क्या है, चलो अच्छा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, है ना। अपने यहाँ के गवर्नमेंट ऐसा है कि सिर्फ सिर्फ और सिर्फ पीएम के हाथ में, मतलब पीएम जो मतलब नरेंद्र मोदी जी, उनके हाथ में सब कुछ है, कहने का मतलब सारी पावर सारी सब कुछ उनके पास में है, कोई दूसरा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पीएम ही है। जैसे हमारे स्कूल में कोई टीचर वीचर नहीं आ रही पढ़ाने, सिर्फ प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ही सबको पढ़ा रही है, ऐसा है क्या? तो वैसे ही हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट बोला जाता है, ये जो वर्ड है फेडरलिज्म, इस वर्ड का मीनिंग ये है, फेडरलिज्म क्या होता है, एक सिस्टम होता है जिसके अंदर गवर्नमेंट की जो पावर है वो है ना, दो पार्ट्स में या फिर कई पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, ठीक है। जैसे कि आपको सभी को एक एग्जांपल दे रहे हैं अपन, इसको वो मत करना। जैसे कि एजुकेशन मिनिस्टर अलग है, एजुकेशन मिनिस्टर का अपना अपने रूल्स है कि उसको कैसे क्या करना है, कब कहाँ पर क्या करना है ना, क्या चीज लागू करनी है क्या चीज नहीं करनी है। तो ये किसके हाथ में है, एजुकेशन मिनिस्टर के हाथ में। फाइनेंशियल मिनिस्टर के हाथ में क्या है, जितना भी इकोनॉमी के अपने वर्ल्ड अपने कंट्री का वो देखना है उसको, है ना। तो फेडरलिज्म का मतलब समझ में आया, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर गवर्नमेंट की पावर जो है वो डिवाइडेड रहती है ना। हम बोलते हैं हमारे यहाँ का बहुत हमारे यहाँ का सिस्टम बहुत फेडरल है। फेडरल का मतलब ही ये होता है कि बहुत लचीला है, वो कहीं पर भी मुड़ जाता है ना। वो पावर्स जो है वो डिवाइडेड है ताकि किसी के ऊपर भी बोझ नहीं आए, है ना। और कोई भी सारी पावर लेकर के अपने आप को एज अ किंग समझ ना ले, है ना। अगर सारी पावर, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर सारी पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में चली जाएगी तो उसका मिसयूज भी कर सकता है फिर तो, है ना। तो यही चीज है, पढ़ते हैं इसके अंदर अब क्या लिखा है। Let us get back to the contrast between Belgium and Sri Lanka that we saw in the last chapter. You would recall that one of the key changes made in the constitution of Belgium was to reduce the power of central government and to give these powers to the regional governments, है ना। तो क्या हुआ था, हम लोगों ने इसके प्रीवियस जो चैप्टर देखा है बेल्जियम और श्रीलंका का, हम लोगों ने उसके अंदर चैप्टर में पढ़ा था कि कैसा क्या कॉन्स्टिट्यूशन बना था और क्या चीजें थी, क्या रूल्स रखे गए थे। तो उसके अंदर हमने ये चीज देखी थी कि जो बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर उन लोगों ने पावर को रिड्यूस कर दिया था। रिड्यूस करना मतलब कम कर दिया था। किसकी पावर को कम करी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को कम करके उन्होंने एक वो जो पावर थी वो रीजनल गवर्नमेंट को दे दी थी, है ना। यहाँ पर पावर का डिवीजन हो गया, है ना। जो पूरी पावर जो थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में थी तो उन्होंने क्या करा, कुछ पावर्स जो है रीजनल गवर्नमेंट के हाथ में दे दी। फिर पढ़ते हैं, रीजनल गवर्नमेंट existed in Belgium even earlier. They had their rules and power, but all these power were given to this government and could be withdrawn by a central government, है ना। क्या हो सकता है कि वो सारी पावर तो है उनके पास में, पर वो पावर कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है। The change that took place in 1993 was the regional government were given constitutional power that were not no longer dependent on the central government. Thus, Belgium shifted a unitary of a federal form of government. Sri Lanka continues to be, for all practical purposes, a unitary system where the national government has all the power. Tamil Nadu leaders want Sri Lanka become a federal system. तो क्या हुआ बेल्जियम के अंदर, 1993 में उन्होंने एक चेंज किया दैट आपकी जो रीजनल गवर्नमेंट थी
उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को के ऊपर ज्यादा चीजें जो थी, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन पावर थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे ज्यादा टाइम तक डिपेंडेंट नहीं थी, है ना। मतलब सारा काम कौन कर रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट। बाद में उन लोगों ने क्या किया, रीजनल गवर्नमेंट को ला करके उनको उनकी आधी पावर दे दी, है ना। आ रहा है समझ में। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, उन्होंने बोला कि ज्यादा समय तक सेंट्रल गवर्नमेंट तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन पावर पे डिपेंडेंट तो रहेगी नहीं। तो बेल्जियम ने क्या किया, बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी टू अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी मतलब उनकी गवर्नमेंट कैसी थी कि सारा काम सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखती थी, है ना। पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूनिटरी से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ मूव कर लिया, मतलब कि अपनी पावर्स जो थी वो डिवाइड कर दी। ठीक है, फिर श्रीलंका ने क्या किया, श्रीलंका ने भी यही प्रपोजल जो था वो रखा। क्या चाहते थे वो लोग भी कि श्रीलंका भी क्या बन जाए, फेडरल सिस्टम को अपना ले। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल authority and various constituent units of the country। वही बात मैंने जो बताया कि फेडरलिज्म क्या है, एक वो सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसके अंदर पावर जो है वो क्या रहती है, डिवाइडेड रहती है। किस किस के बीच में रहती है, सेंट्रल अथॉरिटी और दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के साथ में डिवाइडेड रहती है। ठीक है, यूजुअली फेडरेशन हैज टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, है ना। फेडरेशन के पास में कितने कितने क्या लेवल रहता है, गवर्नमेंट का दो लेवल रहता है। वन इज गवर्नमेंट फॉर दिस एंटायर कंट्री एंड यूजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ अ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। क्या बताया इसके अंदर कि एक जो गवर्नमेंट रहेगी पूरी कंट्री की तरफ से, वो किसके लिए, यूजुअली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी, कुछ सब्जेक्ट्स के लिए, है ना, कुछ सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट, है ना। कॉमन नेशनल इंटरेस्ट जैसे देखा जाए तो अब इनका बजट बनाना है, तो बजट बनाने का काम कौन देखेगा, एक ही देख सकता है, सेंट्रल वाले, है ना। तो वो चीज की बात हो रही है। आ रहा है समझ में, एग्जाम्पल से भी क्लियर हो रहा है ना हम क्या बात कर रहे हैं। इफ यस देन से यस, इफ नो देन से नो, कि मैम नहीं आया तो आई विल एक्सप्लेन। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। The others are government at the level of provinces or state that look after much of the day-to-day administering of their state. Both this level of government enjoy their power independent of the other. और जो दूसरी गवर्नमेंट है उसका क्या काम है कि वो स्टेट को देखती है ना, और वो जो है वो पूरा नेशन को देखता है। फर्स्ट गवर्नमेंट जो है वो पूरे नेशन को देखेगी, सेकंड गवर्नमेंट जो है वो स्टेट को देखेगी। तो बोथ गवर्नमेंट जो है अपने अपने लेवल पे उनके पास में उनकी सॉरी पावर्स है जो कि वो इंजॉय कर रही हैं। In this sense, federations are contrast with unitary government. Under the unitary system, either there is only level of government or the sub units are subordinate to the central government. The central government can pass an order to the provincial or the local government, but in a federal system, the central government cannot order the state government to do something. State government has power of its own for which is not answerable to the central government. Both these governments are separated, answerable to the people. तो देखो क्या है आपका जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसके अंदर आपकी यूनिटरी वाले में क्या होता था कि यूनिटरी वाले में आपको टोका जा सकता था, जैसे हमने बेल्जियम का देखा था। वो सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी रीजनल गवर्नमेंट से क्या कर सकती थी, पावर्स छीन सकती थी, है ना, हमने पढ़ा ना अभी। तो यहाँ पर क्या है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कि यहाँ पर पे सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना काम है और स्टेट गवर्नमेंट का अपना काम है। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से काम नहीं कर सकती है। दे टेक देयर ओन डिसीजंस, ठीक है, वो खुद के डिसीजन क्या करते हैं, खुद लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है कि वो पूरे नेशन का देख रही है, स्टेट गवर्नमेंट क्या है वो स्टेट का देख रही है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि नेशनल गवर्नमेंट आके बोले कि आप ये चेंजेस करो, हमको ये ठीक नहीं लग रहे हैं, है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट पे कोई प्रेशराइज नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि वो आकर के बोले। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देते हैं, प्रिंसिपल मैम है और टीचर्स है ना। तो प्रिंसिपल मैम ये नहीं बोलेगी कि आपको ये सब्जेक्ट को इस तरीके से मैम बोलती है, बट अगर हम गवर्नमेंट के उससे लेके चलेंगे तो प्रिंसिपल मैम एक गवर्नमेंट है, टीचर्स एक गवर्नमेंट है ना। प्रिंसिपल मैम सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो टीचर्स है हमारे यहाँ की वो क्या हो जाएंगी, स्टेट गवर्नमेंट, है ना। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है मतलब प्रिंसिपल मैम स्टेट गवर्नमेंट को मतलब टीचर्स को क्या कर सकते हैं,
ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, है ना? ठीक है, ये क्या हो जाएगी, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट खुद किसी किसी के लिए आंसरेबल नहीं है, किसी के अंडर में आके वो काम नहीं कर रही है ना? आई डोंट नो ये एग्जांपल आपको समझ में आया कि नहीं आया, बट नहीं आया है तो बोलो तो मैं एक दूसरा एग्जांपल दूं। है ना? यहाँ पर कोई भी किसी को लेकर आंसरेबल नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कोई नहीं है बैठा है, तो उसको आंसर करना पड़ेगा, है ना? सिर्फ कौन बैठा है, पीपल्स, है ना? पीपल बैठे हैं, मतलब कि जनता बैठी है, उनको उसको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है? कि ये काम क्यों नहीं हुआ, ये नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ ये, है ना? फिर देयर आर टू और मोर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेट कुछ की फीचर्स है फेडरल गवर्नमेंट के, वो देख लेते हैं। दो से अधिक मात्रा में आपकी गवर्नमेंट होनी चाहिए। आगे ये तो समझ में, डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजंस बट ईच टायर्स हैज जुडिक्शंस इन द स्पेसिफिक मैटर लेजिस्लेटिव टैक्सेशन। ठीक है, तो डिफरेंट गवर्नमेंट एक ही सिटी में क्या करती है, गवर्न करती है ना? पर सबके काम जो है अलग अलग है, कोई एक दूसरे के काम में ताकाझाकी नहीं कर सकता है, ठीक है? द जुडिशन सॉरी द jurisdictions of the respect levels of all tiers of government are specific in the constitution so that the existence of authority of each tiers of government is constitutional granted। सभी के पावर सभी को ऑलरेडी क्या है, डिवाइडेड है ना? सभी को सभी की पावर्स जो है पहले ही बता दी गई है, ठीक है? इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में फोर्थ वन इज द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन नॉट बी unilaterally changed by one level of government, such changes require the consent of both the levels of government। है ना? तो जो भी मतलब मौलिक अधिकार जो भी आपके दिए हुए हैं, मौलिक रूप से जो भी चेंजेस ये लोग करना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो वो नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट चाह रही होगी पर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाह रही होगी, है ना? तो ये चीज नहीं हो सकती क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक का नहीं है ना? तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता है। कोर्ट्स हैव द पावर टू, पर कर सकता है कब करेगा, जब बोथ पार्टीज मतलब सेंट्रल भी चाहती है और नेशनल आपका स्टेट भी चाहता है, तब जा करके क्या होगा, चेंज हो सकता है। कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट the constitution and the power of different level of government. The highest court act as umpire if disputes arise between the different level of government is exercise of their respect power। तो क्या है, कोर्ट के पास ये पावर है कि वो क्या कर सकती है, नोकझोंक कर सकती है किसकी उसमें जो डिफरेंट लेवल, आप देखो जैसे दो गवर्नमेंट है तो दोनों गवर्नमेंट के बीच में कुछ ना कुछ तो डिस्प्यूट आराम से होना ही होना है, और बाय चांस हो जाता है तो डिसीजन मेकिंग कौन करेगा फिर वहां पर, तो कोर्ट करेगा, ठीक है? कोर्ट के पास राइट होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये। सोर्सेस ऑफ रिवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। तो दोनों लेवल की जो गवर्नमेंट है उनके पास में क्लियरली क्या स्पेसिफाई करके रखा है, उनका फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मतलब उनको कहाँ से कितना टैक्स मिलेगा, कैसे किसके पास जाना है, वो सब, ठीक है? सेवेंथ वन इज द फेडरल सिस्टम does has dual objectives to safeguard and promote unity of the government while at the same time accommodate regional diversity। Therefore, two aspects are crucial for the institution of practice of federalism. Government at different levels should agree to some rules of power sharing. They should also trust that each would abide by its part of the agreement. An ideal federal system has both aspects, mutual trust and agreement to live together। देखो फेडरल सिस्टम में क्या होता है, आपको पता है हमेशा से दो डुअल ऑब्जेक्ट, मतलब फेडरल सिस्टम में दो डुअल ऑब्जेक्ट्स मतलब दो ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है? क्या है, सेफगार्ड और प्रमोट, है ना? सेफगार्ड और प्रमोट का मतलब क्या है कि कंट्री को सेफगार्ड मतलब सुरक्षित, और प्रमोट करना मतलब उसको हर चीज में बढ़ावा देना, जब वाइल एट द सेम टाइम ऑफ अकोमोडेशन रीजनल डाइवर्सिटी, है ना? हमारे यहाँ पर कैसी रीजनल डाइवर्सिटी बोले तो कैसा है, सबके धर्म अलग है, सब अलग अलग उससे रहते हैं, है ना? तो उस टाइम पर ये जो दो एस्पेक्ट्स है वो क्या करते हैं, फेडरलिज्म को मेंटेन करके चलते हैं। फेडरलिज्म है तभी ये चीजें जो है क्या है,
प्रॉपर चल रही है, ठीक है। अब गवर्नमेंट है, 2 लेवल है उनके, है ना, तो दोनों के रूल्स है, दोनों अपनी पावर को क्या करके चल रहे हैं, शेयर करके चलते हैं, ठीक है। और उन लोगों को क्या करना पड़ता है, एक दूसरे के पार्ट्स पे या एक दूसरे के उस पे अबाइड मतलब मानना वो चीज, है ना। रूल्स जो भी हैं दोनों के वो एक दूसरे को मानना पड़ते हैं, भले ही वो एक दूसरे के अंदर ताका झाकी नोकझोंक नहीं कर सकते हैं, प्रेशर नहीं दे सकते कि आप ये वाला रूल पास करो या ये बिल पास करो ऐसा करके। द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम द फेडरेशन टू अनदर, है ना। जो उनका बैलेंस है दोनों की पावर का, सेंट्रल और स्टेट की पावर का जो बैलेंस है वो वेरी करता है, कब वेरी करता है, फेडरेशन टू अनदर, अब कोई दूसरा तो नहीं आया है ना। This balance depend mainly on the historical context in which the federation was formed. There was two kind of routes through which federations has been formed. The first route involves independent state coming together on their own to form bigger units, so that by pooling sovereignty and retaining identity, they can increase the security. This type of coming together federation include USA, Switzerland, and Australia in the first category of federations. All the constituent states usually have equal power and are strong. Vice versa the federal government. देखो क्या है कि जब इसका एग्जैक्ट बैलेंस कब समझ में आएगा कि कुछ तीसरी चीज तो नहीं है इनके इसमें वेरी करने लायक। जैसे कि यहाँ पे हिस्ट्री का बता के रखा है, जब फेडरलिज्म फॉर्म हुआ था, बना था, लागू हो रहा था, तब उसके बाद में क्या हुआ, वहां पर 2 रूट्स थे। 2 रूट्स मतलब 2 तरीके से बनाए, या तो गवर्नमेंट को पूरी तरीके से मतलब एक ही बनाओ, है ना। क्या लिखा है यहाँ पे, द फर्स्ट रूट इज इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, है ना। क्या है कि उनको इतनी इंडिपेंडेंसी है कि वो सामने आकर के खुद से एक बड़ी यूनिट बनाए, है ना। सो दैट उससे क्या होगा, सोवर्जिनिटी और जो उनकी आइडेंटिटी है ना, सिक्योरिटी के तौर पर वो बढ़ेगी और ये सब चीजें, ठीक है। इस टाइप के गवर्नमेंट को क्या बोला जाता है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ये कहाँ कहाँ पर है, यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर है ये सब चीजें, ठीक है। जहां पर क्या किया जाता है, पूरी गवर्नमेंट जितनी भी है, सेंट्रल हो स्टेट हो, सबकी एक ही पावर है, कोई पावर डिवीजन नहीं है। और सेकेंड रूट क्या था, बस लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर, है ना। एक कंट्री क्या कर देगी, डिवाइड कर देगी पावर को, जैसे कि हमारे यहाँ पर है ना, सेंट्रल है और सॉरी यहाँ पर देखे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट एंड दी नेशनल गवर्नमेंट इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम एज एग्जांपल ऑफ द काइंड ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। ये देखो वर्ड जो है कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है, जहां पर पूरी की वो लोग पर्टिकुलर कंट्री के लोग आगे आकर के एक यूनिट बनाए। एक यूनिट मतलब जिसके अंदर पावर डिवीजन नहीं हो, सारी पावर उन उस यूनिट के पास में हो, ठीक है। और हमारे यहाँ पर कैसा सिस्टम है, सेकेंड रूट अपनाया गया जिसके अंदर क्या है कि पावर को लोगों ने डिवाइड कर दिए। कैसे डिवाइड किए, सेंट्रल में और स्टेट में, है ना। फेडरेशन समझ में आया, होल्डिंग टुगेदर मतलब कि क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना, ठीक है। फिर आता है कि व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। इंडिया को कैसे फेडरल कंट्री कैसे बनी, क्या है, क्या क्या कारण था कि फेडरल कंट्री बनाना पड़ा या बन गई या फिर जरूरत थी, है ना। तो वो पढ़ते हैं। वी हैव अर्लियर सीन हाउ स्मॉल कंट्रीज लाइक बेल्जियम एंड श्रीलंका फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजिंग डाइवर्सिटी। व्हाट अबाउट a vast country like India with so many languages, religions। देखो सिंपल सा मैं बता देती हूँ आपको कि हमको फेडरल कंट्री की जरूरत क्यों पड़ी। हमारे यहाँ पर कितनी डाइवर्सिटी है। हमको एक एग्जांपल दे दिया बेल्जियम और श्रीलंका का कि वहां पर पे मैनेज ही नहीं कर पा रहे थे वो लोग, डाइवर्सिटी को कैसे मैनेज करें, है ना। सब अपने अपनी लैंग्वेज है लोगों की, सबका अपना अपना रिलीजन है, सबका अपना अपना सब चल रहा है। तो अब इस बीच में क्या होगा, अगर कोई बंदा मुस्लिम कम्युनिटी से आता है और अगर वो बन जाता है यहाँ पर, गवर्नमेंट वो फॉर्म कर लेता है, तो क्या होगा, सारी चीजें उन्हीं के पास में चली जाएगी, उन्हीं के फेवर में हो जाएगी। हम लोगों ने ये चीज पहले भी पढ़ी है ना। क्या होता है कि मिसयूज होता ही होता है पावर का, है ना। हम क्या करेंगे, हम हमारी हमारी हमारे रिलीजन को आगे बढ़ाएंगे। हम फोर्स कर सकते हैं शायद तक कि हमारे रिलीजन को तुम अपनाओ, और ऐसा वैसे ऐसा होता है ओरिजिनल में कि इस्लाम धर्म को जबरदस्ती अपनाया जाता है ना। फोर्स किया जाता है लोगों को कि आप अपनाओ। तो इस अब इतना तो समझ में आ गया कि हम लोग फेडरल कंट्री क्यों बने। इंडिया को
किस चीज ने ऐसा कर दिया कि वो फेडरल बने। तो हमारे यहाँ पर डाइवर्सिटी ही इतनी है कि हमको फेडरल गवर्नमेंट की जरूरत थी, है ना, ताकि स्टेट गवर्नमेंट अपना काम देखे और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम देखे। देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा। लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया हैज इमर्ज्ड एन इंडिपेंडेंस नेशनल आफ्टर अ पेनफुल एंड bloody partition. Soon after independence, several princely states become a part of the country. The constitution declared India as a union of the state. Although it did not use the word federations, the Indian Union is based on the principles of federalism. तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे इंडिया को क्या डिक्लेयर कर दिया? यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना, यूनियन ऑफ स्टेट डिक्लेयर कर दिया। अब हमको क्या, अब तो हमको हमारे जो बेसिक जो इंडियन यूनियन है वो किस किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पर क्या है? बेस्ड है। लेट अस गो विद द फीचर्स ऑफ फेडरल मेंशन। वी कैन सी दैट these features apply to the provision of Indian Constitution. The Constitution originally provided for the two tier of the system, the union government or what we call the central representative, the union of the state of the government, latter a third tier of federalism added to the form of panchayat and municipal corporation. देखो क्या है, दो तरीके से हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म करती है, यूनियन और सेंट्रल। यूनियन भी वही होता है, सेंट्रल भी वही होता है। एंड सेकेंड वन इज स्टेट। थर्ड वन भी आता है जो कि आता है पंचायत और आपका ये म्यूनिसिपैलिटीज होती है वो, ठीक है। As any federation, these government ties enjoy separate jurisdictions and the constitution clearly provide the three fold as a government. तो कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी को अपनी अपनी पावर जो है बता दी है। अब यूनियन लिस्ट मतलब क्या है, इसके आगे क्या पढ़ना है अपने को वो देखते हैं। थ्री लिस्ट है। Union list includes subjects of national importance such as defense of the country, foreign affairs. तो यूनियन गवर्नमेंट क्या देखती है, क्या काम है, स्टेट गवर्नमेंट क्या देखती है, क्या काम है, वो देख रहे हैं हम। तो यूनियन का सभी को पता होगा एकदम यूनियन लेवल पर, मतलब कि सेंट्रल लेवल पर, है ना। तो जितने भी आपकी कंट्री को सेव करने का मतलब आर्मी वगैरह, ये सारी पावर्स कौन देखता है? यूनियन देखता है। आपके डिफेंस हो गया, आपका फॉरेन अफेयर्स हो गया, है ना, यहाँ से कोई चीज बाहर जा रही है, बाहर से कोई चीज यहाँ पर आ रही है, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, है ना, करेंसी से रिलेटेड हो गया। अभी करेंसी मतलब अभी नोट वगैरह चेंज हुए थे, ये सब काम कौन देखता है? यूनियन देखता है, ठीक है। दे आर इंक्लूड लिस्ट बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ यूनिफॉर्मली पॉलिसी ऑफ द मैटर थ्रू आउट द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट के अंदर जितने भी चीज बताई, डिफेंस रिलेटेड बताई, फॉरेन अफेयर्स बताया, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, ये जितना भी बताया, तो ये खुद करेगी काम, है ना, ये किसी की हेल्प नहीं लेगी उस चीज में, ठीक है। फिर है स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट लेवल पे काम करेगा, है ना। स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट लेवल पे काम करेगा, मतलब क्या, जो भी ट्रेड हो रहा है, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सब चीजें किस में आ जाएगी? स्टेट में आ जाएगी। स्टेट वाले काम में स्टेट ही जो है वो क्या करेगा? ओन में उसके ही डिसीजन जो है वो वर्क करेंगे, ठीक है। और कॉन्करेंट लिस्ट होती है। कॉन्करेंट लिस्ट होती है, क्या होती है? Concurrent is include subjects of common interest to the both union government as well as the state government, such as the education, forest. फिर उसके बाद में कॉन्करेंट लिस्ट में क्या आता था? आपका एजुकेशन, हेल्थ से रिलेटेड चीजें, है ना, मैरिज हो गया, ट्रेड यूनियन, फॉरेस्ट से रिलेटेड चीजें हो गई। तो ये सारी चीजें किस में आती है? कॉन्करेंट लिस्ट में। But both the union as well as state government can make laws on the subject mentioned in their list. In their law conflict with each other, the law made by union government will prevail. तो क्या होगा? दोनों अपने अपने हिसाब से जो जो उनकी लिस्ट में बताया है कि वो ये काम कर सकते हैं, यूनियन अपना यूनियन के स्तर पे काम करेगा, स्टेट अपना स्टेट के उस पे उसकी लोकालिटी में करेगा, है ना। तो अगर क्या होता है, कभी अगर इनके रूल बनाए इन्होंने या कुछ भी ऐसा बनाया, बिल बनाया, कुछ भी चीज बनाई और इनके बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो किसके रूल माने जाएंगे? यूनियन को क्या दी जाएगी? प्रिविलेज दी जाएगी, उनके रूल्स माने जाएंगे। व्हाट अबाउट सब्जेक्ट्स दैट डू नॉट fall in any of the three lists, or subjects like computer software that come upon the constitution was made according to their constitution, the union government that has power to legislative and residuary subject. We noted about the most federations that are found by holding together do not give equal power of the constituent units, thus all unit
और स्टेट इज द इंडियन यूनियन ऑफ टू इंडिकेट पावर। देखो इतना ही बताया है इसके अंदर कि सबकी अपनी अपनी पावर्स है, तो अपनी अपनी पावर सब इंजॉय करते हुए जो अपना काम है वो करते हैं। बट अगर कभी यूनियन और स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी रूल को लेकर के, तो किसके रूल माने जाएंगे? यूनियन के। वहां पर ऐसा नहीं देखा जाएगा कि स्टेट के तो ज्यादा बेटर है, वहां पर किसके रूल माने जाएंगे? यूनियन के, है ना। सम स्टेट्स एंजॉय स्पेशल स्टेटस, जम्मू एंड कश्मीर हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। हाँ, सभी के पास अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, पर जम्मू कश्मीर का खुद का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है ना। जबकि वो हमारे अंडर आता है, बट उसका फिर भी अपना खुद का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। Many provisions of the Indian Constitution not applicable to the state without the approval of the state assembly. Indians who are not permanent residents of the state cannot buy land or house here. सिमिलरली स्पेशल प्रोविजन एग्जिस्ट। देखो आपको पता ही जम्मू कश्मीर में क्या होता है कि वहां पर जो लोग वहां के रहवासी नहीं है वो वहां पर उनका लैंड खरीद भी नहीं सकते हैं, है ना। मतलब इंडियंस के लिए कि जो इंडिया वहां पर इंडियन परमानेंट रेसिडेंशियल नहीं है उस स्टेट के, तो वो वहां पर क्या कर सकते हैं? दे कैन नॉट बाय लैंड और हाउस हियर, है ना। सिमिलरली कुछ प्रोविजंस है वहां पर के, ठीक है। फिर है देयर आर सम यूनिट्स ऑफ द इंडिया यूनियन ऑफ द एंजॉय वेरी लिटिल पावर, देयर आर एरियाज विच आर टू स्मॉल बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट, बट what could not merged with the existing state. These areas like Chandigarh and Lakshadweep are or the capital cities of Delhi are union territories, है ना। कुछ सिटीज है, कुछ एरियाज है जो कि मर्ज नहीं हुए, जैसे कि चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, है ना। ये सब किसके कुछ कैपिटल सिटीज हो गई दिल्ली की, ये सब किसके अंदर आता है? यूनियन टेरिटरीज के अंदर आता है। दैट दिस टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर्स ऑफ स्टेट। इन टेरिटरीज के पास में स्टेट की पावर नहीं है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर इन द रनिंग ऑफ दिस एरिया। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उनके पास में पावर है कि वो इनको रन करें। दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक to the structure of the constitution. It is not easy to make changes to this power sharing arrangement. The parliament cannot own its own change this agreement this arrangement. Any change to it has to be first passed both the houses parliament, which is at least 2/3 majority, then it has to be ratified. देखो क्या होता है कोई भी बिल बनता है ना, तो जब तक पार्लियामेंट उसको द पार्लियामेंट कैन नॉट इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट। हाँ, तो क्या होता है कि किसी के ऐसा नहीं है कि आपने चलो ठीक है आपने बिल बना दिया तो आप ही पास कर दो, आप ही लागू कर दो, ऐसा नहीं है। सभी के पास में पावर है ना। जब तक पार्लियामेंट उसको पास नहीं करेगी तब तक वो बिल जो है आगे नहीं बढ़ सकता है। पार्लियामेंट में भी कितने लोग उसमें रजामंदी होनी चाहिए? 2/3 लोगों की रजामंदी होनी चाहिए, ठीक है। 2/3 मेजोरिटी जो है उस एग्रीमेंट पे, उस बिल पे क्या होनी चाहिए? राजी होनी चाहिए, तभी जाकर के वो बिल जो है आगे बढ़ता है। द जुडिशरी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रोसीजर्स इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट दिस डिवीजन ऑफ पावर। द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट make decision. The union and the state government have the power to risk resource of taxing. तो देखो क्या है, अगर कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो बाद में बात किसके पास जाएगी? वन एंड ओनली कोर्ट के पास में, हाई कोर्ट के पास में, या फिर हाई कोर्ट के पास में जाएगी, या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास में जाएगी, ठीक है। अगर हाई कोर्ट डिसीजन नहीं ले पाया तो सुप्रीम कोर्ट